नमस्कार दोस्तों, मैं नागमणि कुमार अपने चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट हैं जो ENM इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, मिस्टर फहेंद्र आनंद मूर्ति। और इनको अप्रोक्स 25+ ईयर एक्सपीरियंस है ENM में, रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट में। तो हम अपने दर्शकों को आज ENM के बारे में सर से डिस्कस करेंगे, क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो सर वेलकम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। और नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए, एक शॉर्ट हाँ, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ओके। मेरा नाम फणींद्र आनंद मूर्ति है। तो मैंने इंजीनियरिंग किया है मैसूर यूनिवर्सिटी से। 1995 में पास आउट हुआ हूँ। मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हासन, जो मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो मेरा पुराना बैकग्राउंड पूरा मैं नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई किया हूँ 10th तक, अलग अलग स्टेट में। आपने सर काम कौन सा सेक्टर में किया है? मैंने काम किया है E&M में ही किया है। सभी अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट्स किया है। कितना साल का सर एक्सपीरियंस है? हाँ, 25 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए ENM क्या मतलब, व्हाट इज E&M का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, स्मॉल स्केल में आता है, छोटा स्केल में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में जो भी रेलवे में है सिस्टम्स है, एक तो पावर सप्लाई हो गया। आपका पावर चाहिए किसी भी बिल्डिंग के लिए, बिजली, पानी, हवा, ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजली, पावर हो गया, पानी भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी पावर चाहिए। आपको बिना बिजली के आपका पंप नहीं चलेगा। ये ENM में आता है सब? ये सब E&M में आता है, बिजली, पानी, हवा। ENM का यूज हम लोग सर कहाँ कहाँ करेंगे? मतलब E&M इलेक्ट्रिकल में आपका ट्रांसफार्मर चाहिए, पावर सोर्स चाहिए, बिजली आएगा तभी सभी इक्विपमेंट चलेगा। रेलवे में, मेट्रो में इसको क्या बोलते हैं? मेट्रो में भी E&M ही बोलता है, MEP भी बोलता है कुछ कंपनीज में। MEP मतलब क्या होता है सर? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। MEP में क्या क्या आता है सर? MEP में मैकेनिकल सिस्टम्स में आता है आपका वेंटिलेशन फैंस हो गया, HVAC हो गया, फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो यार्ड्रेंट रहता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम रहता है और स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है, वो सब मैकेनिकल में आता है। पंप्स है, मैकेनिकल सिस्टम्स में आता है। टनल वेंटिलेशन सिस्टम है जो मेट्रो में ही, सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो में ही आप देख सकते हैं वो सिस्टम, और कहीं नहीं देख सकते। या तो रोड टनल में प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, या तो रेलवे का टनल में ही देख सकते हैं। ये सिस्टम टनल वेंटिलेशन सिस्टम वो पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, जिसमें सिर्फ बिजली हम इलेक्ट्रिकल वाले देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, लेकिन सिस्टम पूरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, वो सिस्टम है। अच्छा, मैकेनिकल वेंटिलेशन फैंस अगला है हाँ। जो हम लोग ENM एंड MEP में जो मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, छोटा मतलब ब्रीफ। हाँ, इलेक्ट्रिकल में आपका सिस्टम से एक तो पावर सोर्स, पावर सप्लाई हो गया। पावर सप्लाई 3 तरह का रेलवे में सब जगह पे रिडंडेंस पावर सप्लाई चाहिए। 2 सोर्स मिनिमम 3 सोर्स सप्लाई रहता है, ट्रांसफार्मर, DG और UPS। अभी ट्रांसफार्मर में भी मेट्रो में सब जगह पे 2 ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अगर एक फेल हो गया तो दूसरे से सप्लाई आएगा। अगर दूसरा भी चले गया, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में तो आपका सिस्टम से पंप्स हो गया, जो भी है पंप्स हो गया, फैंस हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, वो पूरा मैकेनिकल है। लेकिन उसको बिजली पूरा इलेक्ट्रिकल ही देता है, इलेक्ट्रिकल के बिना कोई चीज़। प्लम्बिंग में क्या है सर? प्लम्बिंग में 3 सिस्टम्स हैं मेट्रो में और किसी भी इंडस्ट्री में, रेलवे में। वो है एक तो वाटर सप्लाई, अभी पानी तो चाहिए, पीने के लिए चाहिए, टॉयलेट्स भी रहेगा उसके लिए भी चाहिए, तो पानी हो गया। फिर ड्रेनेज हो गया, आपका जो टॉयलेट का जो ड्रेन वाटर है वो सब किधर जाएगा, और बिल्डिंग का जो रेन वाटर है वो किधर जाएगा, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। ऊपर से नीचे पाइप कनेक्ट करके, नीचे से अंडरग्राउंड से पाइप कनेक्ट करके कॉरपोरेशन का सीवर लाइन को कनेक्ट करते हैं। जो सीवर हो गया, जो टॉयलेट का हो गया, जो टॉयलेट में सीवर है, जो हम लैट्रिन जाते हैं टट्टी वगैरह, उसके लिए हम सीवर पिट बनाते हैं। नहीं तो और सीवर पिट का कनेक्शन भी कॉरपोरेशन का जो सीवर लाइन है उसको कनेक्ट करते हैं। ये सब मैकेनिकल सिस्टम्स है। प्लम्बिंग भी मैकेनिकल में ही आता है, लेकिन कुछ जगह पे अलग प्लम्बिंग इंजीनियर स्पेशलिस्ट रखते हैं, ताकि अगर प्रोजेक्ट बड़ा है या तो प्लम्बिंग एक्सपीरियंस पर्सन ही रखते हैं जिनको। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल रेलवे प्रोजेक्ट में होता है, हाँ,
और MEP का यूज होता है मेट्रो में। हाँ। इसमें अगर जैसे करियर का कोई शुरुआत करना चाहे हाँ। तो सबसे पहले क्या क्या इसमें, जैसे कुछ जैसे होते हैं ना कि पोस्ट होता है कि ये तो क्या होता है पर्सन E&M जो मतलब उसमें- रिक्वायरमेंट है उसमें या तो बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या तो मैकेनिकल इंजीनियर का अच्छा, बंदा वो तो इंजीनियर हो गया, उसके हाँ। ऊपर कौन होता है? उसके ऊपर भी जो मैनेजर होता है E&M इंजीनियर बोलते हैं आजकल, क्योंकि ये दो इंजीनियरिंग को मिला के एक पोजीशन है सब जगह पे, लेकिन एक्चुअली दो होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल अलग मैकेनिकल अलग। और उसके नीचे क्या होता है सर, इंजीनियर के नीचे? इंजीनियर के नीचे सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन होते हैं जो साइट का काम देखते हैं, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन ITI वाले रहते हैं जो साइट का काम संभालते हैं, एग्जीक्यूशन का काम संभालते हैं। उसमें जो स्किल्ड पीपल रहता है वो ITI वाला रहता है, बंदा एक्सपीरियंस बंदे लोग रहते हैं। जो अनस्किल्ड रहते हैं वो जैसे केबल खींचना है, तार खींचना है, उसके लिए अनस्किल्ड लोग जो, लेकिन काम तो फोरमैन ही कराएगा जो ITI है या तो डिप्लोमा वाला है या तो BTech भी है। BTech वाला भी आजकल सुपरवाइजिंग का काम करते हैं। साइट लेवल का पीपल अलग है, डिज़ाइन के पीपल अलग रहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ड्राइंग, जैसे मान लिया कि E&M एंड MEP में जैसे कुछ ड्राइंग यूज होता होगा, हाँ। तो कुछ उसका एक एग्जांपल, जैसे 8-10 ड्राइंग का नाम बताइए जो सबसे पहले जो होता है हमारा लोड कैलकुलेशन होता है जी। कि बिल्डिंग के लिए अभी कोई भी स्टेशन है, जैसा कोई भी बिल्डिंग है, उसका कितना पावर रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, एक हो उसका गया। लोड हो गया, उसमें लाइटिंग लोड हो गया, स्मॉल पावर सॉकेट हो गया आपका, फिर SNT सिस्टम के लिए क्या चाहिए, कितना लोड है, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए एयर कंडीशनिंग का कितना लोड है, पंप का कितना लोड है, ये सब को ऐड करके हम टोटल लोड अराइव करते हैं। जी। और उस लोड के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर का साइजिंग करते हैं, सभी लोड को ऐड करते हैं हम। पंप का लोड हो गया, लाइटिंग का लोड हो गया, फायर फाइटिंग का लोड हो गया, सिग्नलिंग का लोड हो गया, टेलीकॉम का लोड हो गया, लाइटिंग का हो गया, नॉर्मल हो गया। और इसमें मेन चीज़ है लाइटिंग बहुत क्रिटिकल है। कोई और इसमें प्लम्बिंग में क्या ड्राइंग होता है? प्लम्बिंग में तो पंप्स का लोड रहते हैं, कितना पानी चाहिए वो रिक्वायरमेंट फाइनल करते हैं बिल्डिंग के हिसाब से और लोग का हिसाब से, उसमें बिल्डिंग कोड है। मैकेनिकल में सर? मैकेनिकल में फायर फाइटिंग पाइप्स आता है, पंप्स आता है, स्प्रिंकलर सिस्टम आता है और फैंस आता है, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया में हीटिंग यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ VAC बोलते हैं, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। वेंटिलेशन का मतलब है कि हवा मतलब कितना हवा चाहिए, क्योंकि आपको समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में आपका हवा नहीं रहता है कभी कभी, तो वेंटिलेशन चाहिए आदमी। और अंडरग्राउंड में तो नीचे नीचे जाएंगे आप, हवा नहीं रहता, तो हवा चाहिए। उसको हम बाहर से ऊपर से फोर्स करके फैन से नीचे लेके आते हैं टनल के अंदर। बाहर का जो हवा है उसको हम पंप करके नीचे लेके टनल के अंदर छोड़ते हैं, उसको टनल वेंटिलेशन। और जो एयर कंडीशनिंग है वो कुछ रूम्स है जहाँ पे रेलवे में भी और मेट्रो में भी, जहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो SNT इक्विपमेंट से कुछ कंडीशंस, कुछ इन्वायरमेंट कंडीशन है कि इतना टेम्परेचर में ही उसका सिस्टम काम करता है, तो उसके लिए एयर कंडीशन रूम्स होता है। ये सभी जगह पे कॉमन प्रैक्टिस है आज का तारीख में। सिग्नलिंग रूम, टेलीकम्युनिकेशन रूम और स्टेशन कंट्रोल रूम और UPS रूम में भी एयर कंडीशनिंग रहता है 24/7। बाकी जगह पे प्लेटफॉर्म एरिया, दूसरा जगह पे एयर कंडीशन है, तो मेट्रो में, तो अंडरग्राउंड मेट्रो में तो रहता है, लेकिन वो परमानेंट 24/7 नहीं। अगर पावर सप्लाई जाएगा तो नॉर्मल एरियाज में सिर्फ वेंटिलेशन काम करता है, एयर कंडीशनिंग काम नहीं करता है। और सर उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रोल है? सप्लाई में हम लोग 4 तरह का सप्लाई देते हैं, अभी लिखा है। रिडंडेंसी के लिए 2 ट्रांसफार्मर हर जगह यूज़ होता है। नहीं, सप्लाई चेन सर, SCM मैनेजमेंट जो मटेरियल के लिए यूज होता है। मटेरियल के लिए, सप्लाई के लिए क्या है कि अभी इलेक्ट्रिकल में तो ट्रांसफार्मर चाहिए आपको, DG चाहिए, UPS चाहिए, उसके बाद केबल चाहिए, कॉन्ड्यूट चाहिए। कॉन्ड्यूटिंग करते हैं, फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलेशन बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है कॉन्ड्यूट इंस्टॉलेशन, जहाँ के जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स है उसमें 2 तरह का है, आपका PVC है और MS कॉन्ड्यूट है, और GI भी आता है। आजकल सब जगह GI यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। मैकेनिकल का? मैकेनिकल में आपका पाइप्स आता है, GI पाइप्स यूज़ करते हैं पानी के लिए। सब जगह पे GI क्लास C पाइप और क्लास B पाइप यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। ABC क्लास सभी पाइप्स में, चाहे PVC हो और चाहे GI हो, 3 तरह का क्लास पाइप है, A पाइप, B पाइप, C। ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, आपका ज़्यादा प्रेशर है 6 kg के ऊपर तो C क्लास रहता है। प्लम्बिंग में सर?
प्लम्बिंग में भी वाटर सप्लाई है आपका, दो तरह का है। आपको पंप ऊपर करते हैं, टैंक में पानी सप्लाई चढ़ाते हैं और उधर से पानी नीचे आता है ग्रेविटी फ्लो से। अगर आपका ओवरहेड टैंक है तो अगर अंडर पंप अंडरग्राउंड से ही ऊपर तक हम करते हैं सभी, जैसा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में है और मेट्रो में भी है। हाइड्रोन्यूमेटिक पंप यूज़ करते हैं। आप कोई भी टैप ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली पंप चालू हो जाता है, उसमें हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। और इसमें सर एप्लीकेशन क्या क्या है ENM का, रेलवे एंड मेट्रो में क्या क्या एप्लीकेशन है? हाँ, इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग है एप्लीकेशन, लाइटिंग के लिए चाहिए, जी, फिर लाइटिंग स्मॉल के पावर के लिए चाहिए, सिग्नलिंग के लिए चाहिए, टेलीकॉम के लिए चाहिए, फिर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक के लिए चाहिए आपको। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो चीज़ बोलते हैं जिसे हम ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके लिए जो एलिवेटेड ट्रैक रहता है, जो रेलवे में ट्रैक रहता है, जो चलता है, उसमें ओवरहेड जो पोल लगाते हैं, मास्ट बोलते हैं, वो अच्छी मास्ट बोलते हैं, उधर से आपको फिर कॉन्टैक्ट वायर से आपको सप्लाई मिलता है। जो ये सब एप्लीकेशन हो गया। हाँ, और इसका एडवांटेज क्या है? जैसे मान लिया कि हम ENM सिस्टम रेलवे एंड मेट्रो में MEP यूज़ करेंगे, तो इसको हमारा एडवांटेज क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या मतलब फ़ायदा क्या होगा उसको करने से। हाँ, उसको करने से क्या है कि आपका तो एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है और आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर E&M इंजीनियर है तो वो सभी नहीं, वो नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे ENM सिस्टम जो हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो जैसे मान लिया कि हम सपोज सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए तो ट्रेन चलती है। हम सिविल करते हैं तो उसी तरह ENM जब हम इंस्टॉल करते हैं, E&M से पूरा रेलवे स्टेशन बिल्डिंग चलता है और ट्रेन चलता है। मतलब वही है ना कि जैसे इलेक्ट्रिकल के आपका कुछ नहीं चलेगा। पावर मिलेगा, पानी मिलेगा, पावर बाथरूम मिलेगा। पावर चाहिए आपको, पानी चाहिए। पानी का मतलब ये नहीं है आपको जिस जगह जहाँ खड़े वहाँ चाहिए। जैसे टॉयलेट में चाहिए तो बिना पंप के आप पानी ऊपर चढ़ता मतलब इसलिए ENM का हाँ, E&M का हवा चाहिए, AC चाहिए। अच्छा, ये बताइए सेफ्टी का क्या है पर्पस? सेफ्टी तो देखिए, सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल में 5 सिस्टम है, लाइटिंग, पावर और नहीं, वो सेफ्टी अर्थिंग। नहीं। हाँ, अर्थिंग जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड है। कोई भी सेफ्टी अर्थिंग हम क्यों करते हैं ये आपको बेसिक चीज़ समझना है। एक तो है पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल मतलब ह्यूमन सेफ्टी है, और एक है इक्विपमेंट सेफ्टी। अभी इतना हम पैसा देके ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वो करोड़ों का ट्रांसफार्मर रहता है, लाखों का ट्रांसफार्मर रहता है। अगर वो कुछ भी, अगर बिजली गिर गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो जलना नहीं चाहिए। उसका प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग करते हैं। कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो लाइट फिक्सचर भी हो, एक नॉर्मल लाइट फिक्सचर हो, 3 तार रहता है, एक फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर इसलिए देते हैं ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, कोई भी फॉल्ट करंट आ जाए, अर्थ लीकेज करंट आ जाए तो वो जाके आपका अर्थ में ये पहला हो गया सेफ्टी के लिए अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग लगाते हैं। और दूसरा सेफ्टी के लिए हम इमरजेंसी लाइटिंग देते हैं रेलवे में सब जगह। फायर फाइटिंग भी UPS मतलब जो है UPS लाइटिंग बोलते हैं, जिसमें हम 20% लाइट बोलते हैं। मेट्रो में है 100, 66, 33 और 10 लक्स। 100% लोड मतलब जब ट्रांसफार्मर में रहेगा। अगर ट्रांसफार्मर गया तो DG में 66% लाइटिंग। और फायर एक होता है फायर फाइटिंग, वो आप लोग हाँ, फायर फाइटिंग अगर फायर हो गया तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका फायर अलार्म सिस्टम है, वो भी इलेक्ट्रिकल में आता है। फायर अलार्म सिस्टम का काम है कि किस जगह पे फायर हुआ है। उसमें 4 चीज़ है फायर अलार्म सिस्टम में। एक पैनल रहता है, फायर अलार्म पैनल, जिसको UPS सप्लाई देते हैं, और सब जगह डिटेक्टर लगाते हैं, स्मोक डिटेक्टर। 4 तरह का डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, कंबाइंड डिटेक्टर और जूम बीम डिटेक्टर्स कर भी आता है। जो एक फायर डिटेक्टर है वो 12 स्क्वायर मीटर तक आपका उसका रेंज रहता है जी आपका। और सर ठीक है, तो मैं समझ गया। बाकी ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट में ENM MEP का वर्ल्ड वाइज मतलब पूरा दुनिया में क्या स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है उसका? जैसे मान लिया कि अगर कोई बंदा है ENM में कैरियर, सपोज इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया या कोई भी पढ़ाई नहीं भी किया, अगर कैरियर की शुरुआत किया, जैसे मान लीजिए कोई ENM का काम करना शुरू किया, तो उसको वर्ल्ड वाइज क्या स्कोप है? मतलब आप एक शॉर्ट ब्रीफ कीजिए, स्कोप क्या है, मतलब आगे वो क्या कर सकता है, इंडस्ट्री में क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट में क्या कर सकता है, मटेरियल में क्या कर सकता है, एक छोटा सा सर। हाँ, E&M में एक ही तो या तो इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई किया रहना चाहिए, तो मैकेनिकल का पढ़ाई, ये दोनों में से एक तो 100%। सिविल का ज़रूरत नहीं है, सिविल का थोड़ा बहुत नॉलेज काफ़ी है।
क्या बिल्डिंग होता है। E&M के बंदे को सिविल का ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का क्या एरिया है, कितना लाइट लगाना है, वो सब थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो हर आदमी को रहता है। जो इंजीनियर नहीं है उसको भी रहता है। ठीक है सर। तो उसको जो टेक्निकल पढ़ाई नहीं किया उसको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहता है सिविल का इतना जाने का मतलब जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, हाँ, डिप्लोमा कम से ITI कम इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है, उसके और बाद इसमें सर? कैरियर में आप स्टार्ट करेगा तो यूजुअली स्टार्टिंग में कोई भी आपको E&M इंजीनियर पोजीशन नहीं देता, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोजीशन देता है जी। या तो मैकेनिकल इंजीनियर पोजीशन देता है, साइट इंजीनियर दिखता है। फिर उसके बाद आपका लेवल चेंज होता है, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर। आप 5-6 साल के बाद ही आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। स्कोप क्या है सर, उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा आगे फ्यूचर मिलेगा, क्या है? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा सर काम? रेलवे प्रोजेक्ट्स है, रेलवे इंडस्ट्रीज है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं जिसको, बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स है, उस पर बहुत डिमांड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये तो इंजीनियर इंडिया में, फॉरेन में? फॉरेन में भी आपका सभी जगह पे E&M के बिना आप कहीं पे भी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे E&M का ज़रूरत है। अच्छा, इसमें जैसे E&M में क्या क्या मैं कैरियर शुरू कर सकता है? जैसे मान लिया कि साइट इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर। स्टार्टिंग लेवल होता है आपका ट्रेनी इंजीनियर से। यूजुअली अगर कैंपस में मिल गया तो ट्रेनी रहता है 1 साल, उसके बाद 3 साल 4 साल करके तो आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। एवरी 3 साल में यूजुअली हर कंपनी में प्रमोशन देते हैं। और फैक्ट्री में भी इसका फैक्ट्री में तो आपका क्या है कि मेंटेनेंस, फैक्ट्री में अगर प्रोजेक्ट का लेवल नहीं, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है जैसे जहाँ E&M पे का। प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे यूजुअली क्या रहता है कि तो मेंटेनेंस का मेन रोल है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में। नहीं, जहाँ पे सर मैन्युफैक्चरिंग होता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग होता है उधर ही। एक बार प्रोजेक्ट नहीं, जहाँ से स्टार्ट हो गया E&M प्रोडक्शन का तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लिया कि E&M को सामान बना जहाँ पे मैकेनिकल के सामान, तो वहाँ पे भी तो लोग रहते होंगे ना सर? हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे भी है। अभी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जैसे केबल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का बंदा ही चाहिए और मैकेनिकल का बंदा ही चाहिए। वहाँ पे सब रहते हैं प्रोडक्शन सर इंजीनियर। इसमें पैसे का क्या शुरुआत होता है? जैसे स्टार्टिंग से कोई अगर जॉब करता है तो उनको कितने सैलरी से स्टार्ट होता है और आगे तक कितना तक खत्म होता है? कंपनी का कंटिन्यू करिए। हाँ, ये तो स्टार्टिंग में आपको तो 12 से 15 हज़ार तक का सैलरी अच्छा कंपनी तो देगा, स्टार्टिंग में देना चाहिए एक्चुअली। और उसके बाद आपका क्या है, कैसा बनता है आपका एक्सपीरियंस पे, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। आपका अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा ब्रेक मिल गया, अच्छा कंपनी में मिल गया तो आप अगर 5-6 साल बाद अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन में बहुत डिमांड है E&M का। और फॉरेन में तो एक इंडिया में जो सैलरी है उससे कम 2 से 2.5 टाइम आपको सैलरी मिलता है इंडिया बाहर गल्फ कंट्रीज में। मतलब इंडिया में 50,000 तो वहाँ पे 50,000 है तो वहाँ पे तो कम से कम आपको 1.25 लाख मिलना चाहिए। 1.25 लाख मिलता है। फॉरेन में बहुत डिमांड है। 4-5 साल अच्छा, ये बताइए दर्शकों, तो अगर बाहर जाके आप बाहर एक्सपीरियंस करके आप इंडिया में आएगा तो आपको वैल्यू ज़्यादा रहता है, वो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, कंपनीज आपको अच्छा बताइए, ज़्यादा अच्छा डिजाइन में जॉब करना है E&M में कि साइट पे प्रोजेक्ट में करना? नहीं, वो तो अपना इंटरेस्ट के ऊपर है, लोग को किधर काम करना नहीं, ज़्यादा पैसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? डिज़ाइनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। डिज़ाइनिंग जॉब ऑलमोस्ट आपको पूरा थियोरी पता होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज आपको ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए बहुत अच्छे से आपको डेडिकेटेड होना चाहिए। हाँ, डेडिकेटेड होना चाहिए। आपको सिस्टम्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए क्या, और स्टैंडर्ड्स कोर्स है, IS स्टैंडर्ड्स है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है, फॉरेन का जो स्टैंडर्ड्स है, आपको सब को कोड्स और रेगुलेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप डिज़ाइन में जा सकते हैं। सर E&M एंड MEP का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्पेशल कोई पढ़ाई होता है? नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो E&M पढ़ाता है। ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से ही मिलता है। कम से कम 5 साल से 10 साल एक्सपीरियंस के बाद ही आप E&M को अच्छे से जान पाते हैं। नहीं, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जैसे होता है ना, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। हम तो एक्सपीरियंस में सीखा, हमको इंटरेस्ट था, नॉलेज था। टोटल कितना एक्सपीरियंस है सर? हाँ, टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपका? मेरा 25 साल से ऊपर हो गया अभी। ओके। मैं मेट्रो में 8 साल किया हूँ, 8 साल हो गया। आपने कौन कौन सा मेट्रो में 1 साल हो गया। हाँ, मेट्रो में कौन कौन सा मेट्रो किया? मैं चेन्नई मेट्रो किया हूँ, 7 साल किया हूँ। चेन्नई मेट्रो में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हूँ, स्टार्ट से स्क्रैच से हैंडिंग ओवर तक। हैंडिंग ओवर हैंडिंग ओवर में टेस्टिंग कमीशनिंग आपका आता है, फिर CRS इंस्पेक्शन आता है, फायर NOC आता है, फिर हैंडिंग ओवर क्लाइंट को पूरा चाबी पकड़ा के ट्रेन दौड़ा के
वो उसको हैंडिंग ओवर बोलते तो हैं। आपने कौन कौन सा मेट्रो ट्राई- किया है सर? मैं चेन्नई मेट्रो में किया हूँ और कलकत्ता मेट्रो में जो अंडरग्राउंड अंडर द रिवर टनल प्रोजेक्ट है उधर भी 1 साल काम किया हूँ कलकत्ता मेट्रो में। 1 साल में काम किया हूँ, डिज़ाइनिंग में काम किया हूँ। जो जहाँ पे अभी रिवर के अंदर हुगली रिवर के नीचे से जा रहा है हावड़ा, मतलब आपने मैदान से अलग जो अलग हावड़ा स्टेशन है वो रिवर के नीचे बना है टनल, उसका डिज़ाइनिंग में था। जो कंस्ट्रक्शन का टाइम में मैं नहीं था, डिज़ाइनिंग का टाइम में मैं था उधर पे 1 साल। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका कीमती समय देने के लिए। और मैं बहुत कोशिश के बाद सर के साथ अपना इंटरव्यू मतलब डिस्कशन किया, क्योंकि हम अपने चैनल में, मेरा चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, इसमें हम रेलवे से रिलेटेड हर सब्जेक्ट कवर करते हैं। और आज मैंने फाहिंद्रा सर से मैंने डिस्कस किया और ये ENM के एक्सपर्ट 25 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और इन्होंने बैचलर डिग्री लिया है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बड़े बड़े पद पे काम किए हैं और अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं भी अपना काम। तो सर का व्यू हमने जाना और हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थैंक्स सर आपको हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो अपना सेशन ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये